So, hello everyone, welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the constitution. और हम फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज हम डीपीएसपीज़ को कवर करने वाले हैं। पार्ट 4 में हम जा रहे हैं, ठीक है। और एक ही सेशन में हम पूरे डीपीएसपीज़ को यहाँ पे याद भी करेंगे। रटाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं जानना है कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ है, वो आर्टिकल वाइज चीज़ें आपसे नहीं पूछते हैं। जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी के अगर आप डीपीएसपी से देखेंगे, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसा था। फॉर एग्जांपल 2022 में उन्होंने ये पूछा कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी हैज़ बीन एंजॉइंड इन, है ना, हैज़ बीन एनविजनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, तो वो डीपीएसपी था। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये कहाँ पे मेंशन्ड है, वो डीपीएसपी है। इस तरीके की चीज़ें, जैसे हमने कल ही ये चीज़ पढ़ी, इस साल जियो साइंटिस्ट के पेपर में ये था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, वो डीपीएसपी में है। तो इस टाइप का यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है वो कुछ ऐसा है, राइट। तो डीपीएसपी को पहले इस लेवल पे हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ख़ास तौर पे हमें कुछ चीज़ें ये देखनी है, इनकी जस्टिशिएबिलिटी पे चीज़ें देखनी है, कैसे इनको एनफोर्स कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, इनकी एनफोर्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उनकी स्टोरी देखनी है, और कुछ डॉक्ट्राइंस देखने हैं, जुडिशियल डॉक्ट्राइंस। तो ये रियल टेक्स्ट है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का, आज कोई पीपीटी नहीं है ना, यहीं पे चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी डीपीएसपी। भाई साहब, ये जो डीपीएसपीज़ हैं, ये जो डीपीएसपीज़ हैं, अगर वो बोले कि ये डीपीएसपीज़ देश में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने के लिए कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्पिरिट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलेगी, तो वो पार्ट 4 में मिलेगी, डीपीएसपीज़ में मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये ध्यान में रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आने के साथ साथ जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो कहाँ एनश्राइंड है, वेलफेयर स्टेटिज्म का आइडिया भी डीपीएसपी में एनश्राइंड है। इनफैक्ट ये एक्सप्लिसिटली कहता है कि स्टेट शेल एक्ट इन सच ए मैनर कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंश्योर कराया जा सके। तो अगर वो बोले कि वेलफेयर स्टेट का आइडिया कहाँ पे है, वो डीपीएसपी में है। तीसरी बात, देयर इज समथिंग नोन एज फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म इज बेसिकली, मतलब आपको इसके बारे में इतना डीप जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंस देयर वॉज ए कमेंट्री बाय आइवर जेनिंग्स कि द घोस्ट ऑफ फेबियन सोशलिज्म दे ट्रेवल थ्रू द फोर्थ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ अ कमेंट्री ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय सर आइवर जेनिंग्स। सो अगर आपसे वो ये भी पूछे कि फेबियन सोशलिज्म का आइडिया कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फेबियन सोशलिज्म इज बेसिकली अ democratic kind of socialism, non-revolutionary socialism, bringing socialism through democratic institutions. This is a British idea of socialism, Robert Owen and Simon etc. तो इन्होंने इसको प्रमोट करने की कोशिश करी थी। आपसे सिंपली अगर वो कल को ऐसा पूछे कि फेबियन सोशलिज्म का आइडिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। अब आते हैं बात पे कि डीपीएसपी एक्चुअल में है क्या। 1935 का जो हमारा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी स्टेट को। देयर वर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्टेट। क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी? सरकार को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी, कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि यू हैव टू फुलफिल दीज ड्यूटीज। समझ रहे हो, इन्हें कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लगभग उन सभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। कुछ बाद में इंक्लूड हुई, है ना, कुछ ओरिजिनली इंक्लूडेड थी, लेकिन ओवरऑल जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी वो लगभग सिमिलर थी 1935 के एक्ट में भी। उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के आइडिया से इंस्पायर होकर के डीपीएसपी बनाया गया। नाम से ही पता चलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दे आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जिसको स्टेट फॉलो करेगा, दैट मीन्स सरकारें फॉलो करेगी वाइल फ्रेमिंग देयर पॉलिसी। दैट मीन्स a policy of the state can be justified in the court as well, है ना, ऑन द ग्राउंड कि ये पॉलिसी हमने इस पर्टिकुलर डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए बनाई है। इसीलिए जब हम आगे देखेंगे डीपीएसपी पे
जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है केशवानंद भारती जजमेंट में भी और मिनर्वा मिल केस में भी, वो जजमेंट ऐसी आई है कि डीपीएसपी ऐसा नहीं है कि इनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। नो, डीपीएसपी का भी हम, ठीक है, हम डीपीएसपी को किसी भी स्टेट पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए डीपीएसपी का यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली हमने देखा था कि जो जो केशवानंद भारती जजमेंट है उसमें ये बात प्रियम्बल के बारे में भी कही गई थी कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ डेड लेटर। प्रियम्बल की स्पिरिट का यूज़ किया जा सकता है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टैंड अलोन प्रियम्बल इट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सेबल। स्टैंड अलोन प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ राइट नॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज। समझ रहे हो? अगली है ना, अगली बात, सिमिलरली डीपीएसपीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया हुआ है कि दे शैल नॉट बी एनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ रहे हो? ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 37 एक्सप्लिसिटली ये डिक्लेयर करता है कि द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। बाय डिफॉल्ट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। देखो, नॉन जस्टिशियबिलिटी और लीगल एनफोर्सिबिलिटी दोनों एक्चुअली अलग बातें होती है लीगल डोमेन में। नॉन जस्टिशियबिलिटी मीन्स कि ओरिजिनली कोर्ट जाकर के इसे एनफोर्स नहीं कर सकता है बाय डिफॉल्ट पावर्स। नॉन जस्टिशियबिलिटी मीन्स कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर लॉ सपोर्टिंग इट्स एनफोर्समेंट, कोर्ट अपने से चीज़ों को एनफोर्स नहीं कर सकता है। मतलब नॉन जस्टिशियबिलिटी इज अ काइंड ऑफ थिंग कि आप सीधा कोर्ट के पास गए और कोर्ट को बोलो कि इसे एनफोर्स कराओ, नो, है ना। कोर्ट को बोलो कि इसको एनफोर्स कराने के लिए ऑर्डर पास करो, नो। इस प्रोविजन को एनफोर्स कराने के लिए ऑर्डर पास करो, नो। व्हेन सर्टेन प्रोविजन इज नॉन जस्टिशियबल तो उसे एनफोर्स कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक अलग से लॉ होना तब जरूरी होता है। सो अगर वो बोले कि डीपीएसपीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, यस। अगर वो बोले कि डीपीएसपीज आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, नो। बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, नो। इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट जो है लॉ बना सकता है फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देयर इज अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट। स्टेट जो है लॉ बना सकता है फॉर है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। सो इंडिया में उसके बाद जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए और फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के लॉ है, ठीक है, वो एनफोर्सेबल है ना, वो वहाँ से एनफोर्सेबल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आर्टिकल 40 एनफोर्सेबल नहीं है। दिस प्रोविजन कैन बी एनफोर्स्ड बाय मेकिंग अनदर लॉ, लेकिन ऑटोमेटिकली ये एनफोर्सेबल नहीं है। वो ऑटोमेटिक एनफोर्सिबिलिटी होती है जस्टिशियबिलिटी, है ना। अदरवाइज भी आप एनफोर्स कर सकते हैं, बट दैट वुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। समझ गए बात को? सो अगर वो पूछे कि आर दे जस्टिशियबल, नो दे आर नॉट जस्टिशियबल। अगर वो पूछे आर दे एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, नो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो पूछे लेकिन कि आर दे एनफोर्सेबल बाय लॉ, वहां आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो यस दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन फैक्ट योर फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना। कोई एक लर्नर थे जिनका आज ही मैसेज आ रहा था इसमें, ठीक है, कि बताइए सर ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या आप एनफोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा दे आर नॉट लीगली, मतलब ऐसे नॉट लीगली एनफोर्सेबल नहीं। उन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा था कि कोर्ट में क्या ये एनफोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने यही उनको कहा कि बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल। नंबर 2, जैसा आर्टिकल 37 में एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया गया है कि डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ऐसी कोई एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट। अगर वो बोले ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो स्टेटमेंट भी सही होगी। जब हम आगे फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी वाला पार्ट, गुरु, ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा है ना। सिंपली सीधे तौर पे ये लिखा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। नीचे ड्यूटियां मेंशन कर दी गई है, खट 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 खट। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इज इट एनफोर्सेबल और नॉन एनफोर्सेबल। समझ रहे हो?
तो those fundamental duties can also be enforced by the court, by law. They can be enforced by law. Parliament can make law for their enforcement, but they are not automatically enforceable. समझ रहे हो? तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो बोथ दीज थिंग्स आर नॉट जस्टिशिएबल. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल. डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिशिएबल. दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, बट दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन इसमें करना चाहता था इतने लंबे टाइम से. क्लियर? तो ये भी हो गया. अगली बात, हमने ये देखा कि ये जो डीपीएसपीज है ये स्टेट पॉलिसी के लिए है. अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया स्टेट क्या है, क्योंकि स्टेट पॉलिसी के लिए ना पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टेट क्या होगा. तो आर्टिकल 36 ये बात कहता है कि भैया जो इस फंडामेंटल राइट्स के लिए हमने जो स्टेट डिफाइन कर रखा है, जो फंडामेंटल राइट के लिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 में दी गई है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़े भी हैं. एक बार फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर अगर आप उठा करके देखें तो आपको मज़ा आ जाए. ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी. बहुत अच्छे से बहुत ब्रॉडली कवर किया हुआ है. ये देखिए पूरा इतना कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ लिया है. तो आर्टिकल 12 में स्टेट के जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे दी गई है कि स्टेट का हिस्सा क्या होगा. दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स विल बी राइट्स अगेंस्ट वोम. दे विल बी राइट्स अगेंस्ट, है ना, दैट मीन्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, एनी पब्लिक अंडरटेकिंग विच इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और इवन एनजीओज. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इवन एनजीओज विच आर डूइंग द पब्लिक ड्यूटीज, जिन पे फॉर एग्जांपल अगर कोई एनजीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है कि ये टॉयलेट की चेन हम चलाएंगे, दैट मीन्स वो एनजीओ भी स्टेट कंसिडर किया जाएगा, है ना, कि भैया तुम इनको पेशाब क्यों नहीं करने दे रहे हो. उनके खिलाफ भी रिट इशू की जा सकती है. फिर फंडामेंटल राइट्स के लिए वो भी फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट एनी एनजीओ परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी, है ना, एनी एनजीओ परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इवन दैट एनजीओ विल ऑल्सो बी अ, ठीक है, a part of state. But is judiciary a part of state under this? Constitution does not explicitly say कि judicial organ of India shall be the part of it. No, no explicit declaration इस पे. But Supreme Court ने कहा है कि judiciary also has two branches. One is judicial branch, second is executive branch. समझ रहे हो? एग्जीक्यूटिव ब्रांच माने सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके रजिस्ट्रार एटसेट्रा. तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे. एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच, दैट इज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, देयर जजमेंट, है ना, उन पे ये फंडामेंटल राइट्स की कंडीशंस और डीपीएसपी की कंडीशन लागू नहीं होगी. समझ रहे हो? तो ये थोड़ी डिस्टिंक्शन हमें मालूम होनी चाहिए. अब जब हम इतना बेसिक कवर कर लिए हैं, है ना, तो एक चीज़ और जानेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ ये जानेंगे. अगर वो आपसे पूछे, अगली चीज़ अगर वो आपसे पूछे कि क्या डीपीएसपी को सोशलिस्ट, लिबरल या फिर, हाँ ठीक है, या फिर गांधीयन, क्या इस तरीके की कोई डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है? नहीं, आपके लक्ष्मीकांत में दी गई है. एक्चुअली डीपीएसपीज क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये अगर वो ये भी बोले कि सिटीजन के सोशियो इकोनॉमिक राइट्स कहाँ मेंशन्ड है डीपीएसपीज में, पॉलिटिकल राइट्स कहाँ मेंशन्ड है, मेजरली पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स में. ठीक है, अब क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें एक तरीके से सोशलिस्ट, लिबरल, गांधीयन हर तरीके के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया गया है. और लीगल स्कॉलर्स इनको अपनी ईज के लिए सोशल, लिबरल या फिर गांधीयन टाइप से इसको कैटेगराइज करते हैं. अब वो कौन कौन से हैं ये अभी हम थोड़ा जानेंगे. पता आपको है ही, सोशलिज्म माने जहाँ भी वो सोशल इंटरेस्ट की बात करेगा, जहाँ भी वो सोशल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज की बात करेगा, जहाँ भी वो इंडिविजुअल को सबऑर्डिनेट या फिर इंडिविजुअल को सब्ज्यूम्ड मानेगा सोसाइटी के. समझ रहे हो कि इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर चेन ऑफ सोसाइटी, है ना,
जहाँ भी वो इस तरीके की डिस्क्रिप्शन कुछ देगा कि सोशल इंटरेस्ट में काम करो, तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट खुद ही हो जाएगा। लोगों में इक्वलिटी लाने की बात करेगा, है ना, वेलफेयर लाने की बात करेगा, वेलफेयर स्टेटिज्म की तरफ बढ़ेगा, उसे हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहेंगे। जहाँ भी वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेगा, गांधी क्या क्या चीज़ें बात करते थे, गौ माता की सेवा करो, है ना, दारू वारू मत पियो, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन करो, पंचायती राज को उनके वो बड़े हिमायती थे। इनफैक्ट अगर वो बोले कि गांधी पंचायती राज के हिमायती थे, यस। अगर वो बोले कि क्या अंबेडकर पंचायती राज के हिमायती थे, नो। अंबेडकर वॉज, है ना, मतलब इसीलिए शायद पंचायती राज के जो लीगली इन्फोर्सिबल प्रोविज़न है, ये शुरुआत में नहीं लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ डीपीएसपी में इसे डाला गया। क्यों? क्योंकि अंबेडकर की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट पंचायत। अंबेडकर बिलीव्ड कि जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें कास्टिस्ट पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप पंचायत क्रिएट करते भी हैं तो बस वो कास्ट इंटरेस्ट को सर्व करेगी। तो अगर वो ये भी स्टेटमेंट आपसे प्री में कॉन्सेप्चुअल पूछे कि पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी क्या था, तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। व्हाई आई एम सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी 2021 में एक सवाल पूछा था कि गांधी और मार्क्स के बीच एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस था, वो क्या था? वो था गुरु स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेसनेस। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने भी स्टेटलेसनेस की बात करी थी कि देयर शुड बी नो स्टेट नो क्लास। गांधी ने भी बात करी थी कि स्टेट को जितना पावरलेस है उतना बनाया जाए, स्टेट इज़ एन एविल। तो इसीलिए उन्होंने अपना विलेज पंचायत का मॉडल दिया था कि पंचायती राज के थ्रू वी कैन बेसिकली, ठीक है, हाँ, डिवॉल्व द पावर्स, है ना, टू द ग्रास रूट लेवल, और लोगों के हाथ में इससे पावर जाएगी, स्टेट के हाथ में नहीं रहेगी। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो सोशल जहाँ जहाँ बात होगी वो ये, गांधी की जहाँ जहाँ बात होगी वो ये। इसके अलावा जो मेनली जो लिबरल प्रिंसिपल्स है वो इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपके प्रोसीजरल इक्वालिटी से रिलेटेड है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रोसीजरल इक्वालिटी की लीगल प्रोसीजर इक्वल होने चाहिए सभी के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम आगे बोलें कि अगर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड होंगे तो, है ना, देन अगर वो बोले कि जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, ट्रेडिशनल मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, इनकी प्रोटेक्शन करें, तो दे आर काइंड ऑफ लिबरल काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जब हम देख लिए, डीपीएसपी भी ठीक ऐसे ही है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आपने, है ना, उतने याद रखने नहीं है। पिछले दिन भी आपने वीडियो देखी होगी, मैंने ही उसमें एक दो आर्टिकल वो गलती बता दिए थे कि ये आर्टिकल में ये प्रोविज़न है, ये, है ना, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको याद रखनी नहीं होती है। बेसिकली आइडिया रखना है कि ये चीज़ लगभग यहाँ जैसे है, आर्टिकल के बारे में भी लगभग आइडिया रखना है कि ये चीज़ यहाँ जैसे है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, वो ये क्या बताएगा, वो ये भी पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स, डज कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर देम एज फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री? यस, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि दे शैल अप्लाई, है ना, स्टेट्स शुड अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। तो ये भी आपको थोड़ा जो है ध्यान में रखना है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ये डिक्लेयर करता है। अगली बात कि आर्टिकल 38 जो कि पहला डीपीएसपी है, ये क्या चीज़ कहता है? ये कहता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए स्टेट को काम करना है, सीधी बात। और वो जस्टिस लाया है, कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नाउ अब वो आपसे सवाल ये पूछेगा कि द टर्म जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन मेंशन्ड इन विच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? समझ रहे हो? तो ध्यान में रखना है, ये डीपीएसपी में भी है, और यही टर्म भाई, यही टर्म आपको प्रियम्बल में भी मिलेगी। ऐसे सवाल पूछ लेता है वो, प्रियम्बल में भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले का ये यूपीएससी का ही पीवाईक्यू है, और हरियाणा पीसीएस में इसे डायरेक्टली रिपीट किया गया था। उन्होंने पूछा था कि द टर्म अप होल्डिंग द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये टर्म आपको कहाँ मेंशन होते हुए देखने को मिलेगी? ठीक है, तो वो जो टर्म है वो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखने को मिलेगी जब हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये फ्रेज कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, प्रियम्बल में भी और डीपीएसपी में भी। यहाँ से भी वो सवाल पूछेगा, है ना। तो ये एक डायरेक्शन दी गई है कि भैया एक ऐसा वेलफेयर स्टेट का मॉडल क्रिएट किया जाए, राइट। दूसरी बात कि स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। अब देखो ये जो प्रोविज़न है मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये प्रोविज़न लाया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ये वही अमेंडमेंट एक्ट है जिसने आर्टिकल 31 को, ठीक है, वहाँ से स्क्रैप करके राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में डाला, और आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन F को भी वहाँ से हटाया,
ठीक है, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी है ना, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। तो है ना, मोरारजी देसाई के टाइम का काम है ये। बेसिकली इट वाज डन टू अनडू द चेंजेस डन अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? बस इतनी सी बात है, बाकी आपको ज़्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक छोटी कहानी है। राइट, आगे देखिए, और कुछ बचा इसमें? हाँ, और इसमें इसमें कुछ नहीं बचा बाकी, बस ये हो गया। और ये सोशलिस्ट प्रोविज़न है, लग ही रहा है टोन से आपको, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी। आर्टिकल 39 अगेन सोशलिस्ट प्रोविज़न है। आइडिया सा याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें बात की गई है। पहला, मर्द और औरत को इक्वल पे हो इक्वल वर्क के लिए, भाई साहब। दूसरा, कि सिटीजन मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड, इनफैक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अब तो आप बताएंगे कि क्या राइट टू लाइवलीहुड इंडिया में फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो मुझे अब वो केस बताओ, मुझे वो केस लॉ बताओ जिसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया है। अदरवाइज जाकर के आर्टिकल 21 वाला 21 वाला वो वीडियो जाकर के एक बार देख लो, वो सीधा पूछ लेगा वो राइट टू लाइवलीहुड जो है, क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है। फंडामेंटल राइट है तो डीपीएसपी में भी क्या ये मेंशन्ड है या नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट बना देगा वो, मज़ेदार बनाएगा, सीधी बात। अगला देखिए, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी सो डिस्ट्रीब्यूटेड आर, है ना, आर यूज्ड इन कॉमन गुड। बेसिकली कॉमन गुड की यहाँ पे बात हुई है, सबके, है ना, सबके हैं। ये बेसिकली एक कम्युनिटेरियन अप्रोच होती है, कॉमन गुड अप्रोच, कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी कम्युनिटी से वेलफेयर हो जाए, का वेलफेयर उससे हो जाए। ठीक है, मतलब थोड़े कीवर्ड है जो ध्यान में रखने हैं। अगली क्या बात ये कर रहा है कि ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अगर वो बोले, देखो आप एक बात पाएंगे कि ये जो मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना, ये सब चीज़ें सिमिलर लेवल पे चल रही है, एक ही चीज़ की तो बात कर रहे हैं दोनों। तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी है, ये एक डीपीएसपी का एक क्रिटिसिज्म है कि देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओवरलैप एंड इट इज़ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट। मैं कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया हुआ है, जहाँ जिसका मन आया वहाँ वो चीज़ लिख दी गई। ठीक है, अगला, कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन एंड वुमेन। तो वर्कर राइट की भी बेसिकली यहाँ पे बात की गई है, उनके हेल्थ की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी हर चीज़ को रटना तो नहीं है। देन इम्पॉर्टेंटली, कि चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप हेल्दी मैनर इन हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। और ये भी, ये जो प्रोविज़न है ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बाद में लाया गया। तो अभी तक हम क्या क्या 42 ये वाला हम देखें, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी वाला 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और दूसरा हमने बाद में जो ऐड किया गया वो ये था कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की ग्रोथ, है ना, हेल्दी मैनर में चिल्ड्रन की ग्रोथ हो सके, उनकी फ्रीडम डिग्निटी, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से एक और चीज़ ऐड की गई बाद में, वो ये कि फ्री लीगल एड का जो जो आइडिया है वो इसमें लाया गया, कि स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम दैट प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड सूटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन एनी वे। मतलब ये कह रहा है कि भैया जो गरीब है ना, जो 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 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेशन, उनके लिए फ्री लीगल एड का सिस्टम लाया जाए। नाउ दिस वाज डीपीएसपी एंड डन अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 1976 में। भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 10 साल लग गए। तो नालसा एक्ट जो है राजीव गांधी के टाइम पे 1986 के आसपास बना। उसके बाद जब एक्ट एक बार बन भी गया, उसके बाद भी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए लग गए, है ना, जो कि लीगल एड आगे देगी, उसके लिए लग गए और लगभग 10 साल, 8 साल लग गए। 1995 में जाकर के बनी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आजकल ये न्यूज़ में है क्योंकि नए जो इसके चेयरमैन बने हैं जस्टिस BR गवई, आई थिंक, हाँ, ही इज़ द चेयरमैन, सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जज जो है वो इसका चेयरमैन होते हैं। तो वो 2024 में बने थे। हाँ, इससे पहले जस्टिस खन्ना यूज टू बी द चेयरमैन, अब क्योंकि वो CJI है, और तो अब BR गवई जी वो इसके चेयरमैन हैं। इनके जो चेयरमैन हैं, नालसा के चेयरमैन रहते हैं हमेशा, हाँ, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो पैट्रन इन चीफ होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है भाई, प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको थोड़ा चीज़ें जो है
बातें ध्यान में रखनी है। अब नालसा के तर्ज पे स्टेट में भी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है अंडर दिस लॉ, डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाती है, ताल्लुक में भी तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाती है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक इंपॉर्टेंट काम, अपार्ट फ्रॉम गिविंग लीगल एड टू द पीपल, एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो लोक अदालत है, लोक अदालतों को ये जो है नालसा ऑर्गेनाइज करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या लोक अदालत के डिसीजन चैलेंज किए जा सकते हैं या नहीं, क्या ये चैलेंजेबल होते हैं या नहीं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इज़ देयर वर्डिक्ट, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि इज़ देयर वर्डिक्ट फाइनल एंड कंक्लूसिव और नॉट। नेक्स्ट देखिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, ये देखो सीधा रिवीजन इधर ही हो गया, नालसा वालसा सब यही है, बस इतना ही जानना है आपको नालसा के बारे में। फिर वो क्राइटेरिया पे एक बार तो उनका दिमाग हट गया और उन्होंने क्राइटेरिया पे पूछ लिया कि नालसा के तहत किन किन को इसमें जो है लीगल एड मिल सकती है। तो इनकम क्राइटेरिया पूछ लिया था इन्होंने, ये ऐसा सवाल पूछा है 2021-22 में ऐसा सवाल आया हुआ है। तो ऐसे भी कई बार वो सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन रॉ जो स्ट्रक्चर आपको जानना है नालसा के बारे में वो ये है। फिर देखिए आर्टिकल 40 गांधीयन प्रोविजन है, कहता है कि विलेज पंचायतों को ऑर्गेनाइज करो ताकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करवाया जाए। अगर वो बोले कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्पिरिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मिलेगी, तो डेफिनेटली डीपीएसपी में मिलेगी, तो डेफिनेटली पार्ट 9 में वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्ट 9 एंड पार्ट 9A एज वेल। पार्ट 9A में क्या चीज़ें आपको बताई गई है म्यूनसिपैलिटी की, पार्ट 9 में आपकी ये विलेज पंचायत की बात उसमें की गई है। समझ गए बात को। तो बस इतनी सी बात है, विलेज पंचायत की बात जो है यहाँ पे भी की गई है ताकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करवाया जा सके। फिर देखिए आर्टिकल 41 कहता है, ये राइट टू वर्क की बात करता है। देखो सेम बात, ऊपर राइट टू लाइवलीहुड है, नीचे राइट टू वर्क है, तभी तो कन्फ्यूजन होता है। वो अगर पूछ ले तभी वो आर्टिकल वाइज आपसे कभी नहीं पूछता है कि ये कौन से आर्टिकल में। डीपीएसपी पे मैंने कभी नहीं देखा ऐसा सवाल। पूछेगा भी तो एकदम अजीबो गरीब पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेगा जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविजन कहाँ कहाँ है, ऐसे करके वो पूछ लेगा, है ना। राइट टू वर्क का, राइट टू एजुकेशन का, एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कैसे सर्टेन केसेस, कि भैया अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता लगे, ओल्ड एज हो तो पेंशन लगे, सिकनेस हो, डिसेबलमेंट हो तो आपको थोड़ा स्टेट की, है ना, पब्लिक एड मिले। तो ऐसे भी डायरेक्टिव इशू किया गया है कि सरकार ऐसे कुछ काम ऐसे लोगों के लिए करे, स्पेशली लोगों के लिए, है ना, जो स्पेशली एबल्ड है। अगला, प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ की बात आर्टिकल 42 में की गई है। मैंने कल के पीवाई के डिस्कशन में इसको कंफ्यूज कर लिया था, क्योंकि मैटरनिटी रिलीफ की बात आर्टिकल 42 में हुई है, और है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में, और मैंने इसे कंफ्यूज कर लिया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाले उससे, ठीक है, प्रोविज़न से। तो ये सब चीज़ें क्योंकि लगभग सिमिलर लाइन पे चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है, दिस इज़ वाई आई डोंट सजेस्ट कि आप आर्टिकल वाइज चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि आपने कहीं पे भी लीगल जस्टिफिकेशन चीज़ों की नहीं देनी है, और आपको एटलीस्ट आइडिया तब तक लग ही जाएगा कि हाँ ये आर्टिकल में ऐसा ऐसा लिखा है। लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए कि लिखा क्या क्या है। जैसे कीवर्ड कुछ ऐसे आएंगे, वो पूछेगा कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो कहाँ कहाँ लिखा है ना। मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये प्रोविज़न कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, समझ रहे हो, ऐसे वो आपसे सवाल पूछ सकता है। देन लिविंग वेज के बारे में भी इसमें प्रोविज़न किया गया है कि स्टेट को ये कोशिश करनी है कि वो कम से कम ऐसा सूटेबल लेजिस्लेशन बनाए कि भैया आपकी इकोनॉमी कुछ ऐसे चले कि लिविंग वेज की कंडीशंस अप्रोप्रिएट हो वर्कर के लिए, डिसेंट, मतलब इतनी कर हो कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उन सबको जो है डिलीवरी बॉय बना दिया गया है ना। वो पीयूष गोयल का पिछले कल वो जो था स्पीच देखा, वो बहुत बढ़िया स्पीच था यार। मुझे किसी एक पर्टिकुलर शो से बहुत नफरत होने लग गई थी, क्योंकि उनके लिए वो पैकेजिंग सही में वो स्टार्टअप हो गया था। एंड Piyush Goyal said it very right that you are basically in the name of startup culture you are trying to make Indian youth a delivery boy youth, समझ रहे हो। तो मतलब थोड़ा ऐसी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की जाए कि लोगों की डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन हो, उनकी सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी उनको मिले। ये भी बात डीपीएसपी में की गई है ओरिजिनली। इंपॉर्टेंट आता है अब ये आर्टिकल 43A, ये आर्टिकल ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इनफैक्ट जो भी बाद में एडिशन हुई है, अभी देखो हमने 3 एडिशन देखी,
पहली एडिशन हमने देखा 44th से 42nd के बाद ऑब्वियसली वो आया। वो एडिशन आर्टिकल 38 में किया गया है। वो क्या है कि भैया मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। वो खास तौर पे तभी उसी टाइम पे लिया गया जब वो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ से हटाया गया, फंडामेंटल राइट से। फिर हमने दूसरा देखा था आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या चीज़ बात कर रहा था कि आपको नालसा, है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का प्रोविज़न है। इनफैक्ट इससे पहले आर्टिकल 39, है ना, हाँ, जो आई थिंक सब सेक्शन F था, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 39 सब सेक्शन, ठीक है, सब सेक्शन, यस, सब सेक्शन F, ये भी उसमें ऐड किया गया है ना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये दोनों प्रोविज़न ऐड किए गए हैं। क्या बात ये कर रहा था कि भैया बच्चों की अच्छी परवरिश हो, सीधी बात। फिर हमने अब तीसरा देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही एक नया प्रोविज़न किया गया, आर्टिकल 43 है। ये किस चीज़ की बात कर रहा है कि वर्कर का है ना, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेशन इंश्योर करो। वो कैसा, मान लो वर्कर राइट्स के लिए उनकी वर्कर की जो यूनियंस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर यूनियन के इंडस्ट्री की में पार्टिसिपेशन लेने के लिए, उनकी गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन लेने, डिसीजन मेकिंग के पार्टिसिपेशन में, है ना, इनके लिए कुछ लॉ बनाए जाए। वो प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, डेफिनेटली यस। तो 43A तक हम देख चुके हैं कि 4 जो है बाद में ऐड किए गए हैं। वो सवाल ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन DPSP बाद में ऐड किए गए हैं। हमने देख लिया, अभी देख लिया, इन चीज़ का रिकॉर्ड बनाओ। 3 अभी और पढ़ेंगे हम जो बाद में ऐड किए हैं, ठीक है। फिर देखिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपके राजेंद्र शाह जजमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी था। 3-4 साल पहले ये जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, देयर वाज राजेंद्र शाह केस, जिसमें ये बात बोली गई खास तौर पे जो हमारा, हाँ ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड पार्ट 9B है, ठीक है, उस पार्ट 9B को स्टेट कोऑपरेटिव्स पे लागू करने के लिए उसको एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। नो, दिस इज नॉट स्ट्रक डाउन। इंपॉर्टेंट बात ये, अगर वो बोले कि राजेंद्र शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट 9B को स्ट्राइक डाउन किया है, नो, ये बस ऐसा है कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो स्टेट कोऑपरेटिव्स पे लागू नहीं होगी इस पूरे पार्ट की। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टेट लिस्ट, समझ रहे हो। तो सेंटर ने मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लॉ बनाया भी बनाया, तो वो सिर्फ सेंट्रली रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लागू होगा। स्टेट के जो लॉ होंगे वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहेंगे एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पार्ट 9B। ये जो है ये जजमेंट रिसेंटली आई थी। इससे पहले क्या चल रहा था भाई साहब, इससे पहले अलग मामला ये था कि 2013 में देयर वाज 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 99th किस चीज़ से रिलेटेड था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने कोऑपरेटिव से रिलेटेड 3 प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। वो क्या क्या, एक हमने देखा आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 के, है ना, क्लॉज आई थिंक G में, जहाँ हमने फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन पढ़ा था ना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हाँ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, उसी में एक प्रोविज़न हमने ये भी देखा था कि ये प्रोविज़न लाया गया कि पीपल कैन फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज वेल। तो ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुआ इससे। एक तो फंडामेंटल राइट में भी पूछेगा वो ऐसे ही कि कहाँ कहाँ चेंजेज हुए। फंडामेंटल राइट में चेंज हुए, यस, आर्टिकल 19 में। फिर 43B में भी चेंज हुआ। ये बात लिखी गई कि स्टेट जो है कोशिश करेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट किया जाए, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई अलग से अमित शाह जी ने। हमारा अब लक्ष्य है कि 2 लाख कोऑपरेटिव, है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगले 5 सालों में हम तैयार करें, समझ रहे हो। तो DPSP में भी चेंज हुआ, उसके बाद पार्ट 9B भी ऐड किया गया, समझ रहे हो। तो 3 जगह इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए इस एक्ट के द्वारा, तो ये भी ध्यान में रखो, यहाँ से सवाल बन सकता है। अगला यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है काफ़ी डिस्प्यूटेड है, यहाँ से सवाल आया भी था, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट पेपर में आया था कि UCC का प्रोविज़न कहाँ है, आर्टिकल 44। तो UCC के बारे में, है ना, काफ़ी चीज़ें डिस्प्यूटेड है। आसाम कोशिश कर रहा है UCC लाने का, उधर उत्तराखंड में ला दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स जो आपके सिविल, देखो 2 तरीके के लॉ है, यहाँ से वो सवाल ये भी पूछेगा। नंबर 1, इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ जो है वो यूनिफॉर्म है, ये बात ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म जो क्रिमिनल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज
अब सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में भाई क्या डिफरेंस होता है, ये जानने के लिए पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस सेशन देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लो, मैंने कहीं एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने के चक्कर में लेक्चर बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता। तो क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉ की डिस्टिंक्शन एक बार वहाँ देख लो। अभी हम बता रहे हैं क्रिमिनल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ होता है इंडिया में, दैट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल, पहले CRPC है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड देन योर है ना IPC एट्सेट्रा, आपके जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं, ये सब लॉज सेम हर कम्युनिटी पे लागू होते हैं। अब आपका भारतीय न्याय संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये सब चीज़ें जो है ये आर पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉज। वो है ना, एविडेंस एक्ट एक्चुअली एक सिविल लॉ है ना, ये आप कह सकते हैं कि ये मॉफ्ड लॉ है, कि सिविल लॉ में भी लगता है, क्रिमिनल लॉ में भी लगता है, लेकिन मेजरली क्रिमिनल लॉ के प्रोविजन भी एविडेंस एक्ट में है। क्लियर? तो ये जो इस तरीके के क्रिमिनल लॉ है ये सब पे सेम है। सिविल लॉ मतलब शादी से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंडिया में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में देयर इज़ अ स्पेशल मैरिज एक्ट फॉर इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट मैरिज, there is Hindu Marriage Act for Hindu marriage, Christian Marriage Act separately. There is also a different provision, वो ये कि भैया जो मैरिज इन द इस्लामिक ट्रेडिशन है वो इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग होगा। अब वो शरिया कोडिफाइड नहीं है, वो लीगली कोडिफाइड नहीं है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग आप लोग ये जान के थोड़ा है ना हैरान भी होंगे कि यूजुअली इंडिया में जो मैरिज एज है दैट इज़ 18, है ना। जो आपका पॉक्सो एक्ट है ना, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है, ठीक है, उस एक्ट में ये बताया गया है कि चाइल्ड की डेफिनेशन होगी एनी पर्सन, बी इट अ मेल और फीमेल, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आएगा। और अगर उनके साथ आप सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं तो वो पॉक्सो के अंडर है ना, उसमें चार्जेस लगेंगे। तो पॉक्सो इज अ क्रिमिनल लॉ, समझ रहे हो। लेकिन देखो यहाँ एनॉमली देखो कैसी है। इन इस्लाम, हाँ, in Sharia law, any girl becomes eligible to marry someone just after attaining puberty. Earlier, the age of puberty, attaining puberty, was considered to be 15. बट क्योंकि अब है ना चेंजेस कुछ हो रहे हैं, बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं लोगों के, तो अब प्यूबर्टी काफ़ी अर्ली आ रही है। 13 साल की लड़कियों में भी आपने देखा होगा, ठीक है, जो है ना प्यूबर्टी जो है ये काफ़ी अर्ली आ रही है ना दुनिया में। तो भैया इस हिसाब से 13 साल की लड़की की तो शादी हो सकती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं उसके हस्बैंड पे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनॉमली इन सब चीज़ों पे। इसीलिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड भी है, एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव डिमांड। हालांकि लॉ कमीशन का जिसमें आई थिंक 118वीं अपनी उसकी रिपोर्ट थी, तो उसमें लॉ कमीशन ने ये बताया था कि इट इज़ नाइदर नेसेसरी, है ना, नॉर ठीक है, नॉर एप्लीकेबल एट द मोमेंट। अभी के हिसाब से ये ना तो ज़रूरी है और ना ही हम इसे डाइवर्सिटी की वजह से अप्लाई कर सकते हैं। वाई? फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज ए वेरी गुड कमेंट्री बाय उपेंद्र बख्शी। उपेंद्र बख्शी ने एक अच्छी ठीक है एक कमेंट्री करी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इसमें एनालाइज किया, बोला कि चलो कोई बात नहीं, इंटर रिलीजियस तो आप अप्लाई कर दो यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट इन अ सोसाइटी लाइक दोज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ तो भाई साहब कल्चर हर एक धार के बाद, धार समझते हो, हर एक पहाड़ी के बाद नया कल्चर आ रहा है। हर एक पहाड़ी के बाद है ना लव, रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस, फैमिली, सेक्स, जेंडर, इन सब चीज़ों पे अलग अलग वहाँ पे वो है, ठीक है, लॉज हैं, उनके अपने लॉज हैं। तो वहाँ ये टोटल फेलियर हो जाएगा। सो ओविंग टू द डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी के हिसाब से एप्लीकेबल भी नहीं है, है ना, पैन इंडिया लेवल पे। तो ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है भी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेटिवली इस चीज़ को है ना कोशिश की है और सरकारों को बोला है कि प्लीज़ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाने की कोशिश कीजिए। तो वो एक अलग बात है। आगे आइए, प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये भी बाद में ऐड किया गया, ठीक है, आर्टिकल 45 जो है बाद में ऐड किया गया। हमने देखा बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडमेंट किया गया, लेकिन 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसमें मेजरली दो जगह चेंजेज हुए। एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया, इसमें क्या लिखा गया कि
6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन आप दें, है ना, कंपलसरी एजुकेशन आप दें, ये इसमें लिखा गया। पर भाई उन बच्चों का क्या जो 6 साल तक के हैं, इनकी एजुकेशन का क्या? इसके लिए डीपीएसपी ऐड किया गया। इसके लिए डीपीएसपी ऐड किया गया कि भैया इसके लिए अप टू 6 ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको भी अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन का प्रोविज़न किया जाए। तभी मैंने बोला ना बहुत ओवरलैप है, ये चीज़ आप ऊपर भी लिख सकते थे, नीचे डालने की क्या ज़रूरत थी, सीधी बात ये है। फिर देखिए आर्टिकल 46 है, ये कहता है कि जो स्केड्यूल्ड कास्ट है, स्केड्यूल्ड ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस है, ठीक है, इनमें सोशल जस्टिस लाने की आप कोशिश करें, ये भी प्रोविज़न किया गया आर्टिकल 46 में। सो दिस इज़ ए लिबरल प्रोविज़न, है ना। दिस इज़ ऑल्सो अ लिबरल प्रोविज़न। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ ऑल्सो अ लिबरल प्रोविज़न। कोऑपरेटिव वाला इज़ अ गांधीयन प्रोविज़न, क्योंकि गांधी कोऑपरेटिव की बात करते थे, खादी की बात करते थे। फिर आता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही चीज़ एक बार फिर से, एंड इम्प्रूव हेल्थ, पढ़ लिया ना हमने पहले, फिर से वही बात इसमें लिख रखी है ना। दिस इज़ ऑल्सो ए लिबरल प्रोविज़न, भैया ये चीज़ें वो करें। इंपॉर्टेंट बात है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, दारू वारू को बैन करें, ड्रग को बैन करें, है ना। इन सब चीज़ों को, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, इन सब चीज़ों के को बैन करने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। सो ये जो दारू बैन करने वाला है ना, दारू और ड्रग बैन बैन करने वाला, ये इसी में एक गांधीयन प्रोविज़न है। वो बोले कि दारू वाला जो, अगर वो ऐसे भी पूछ ले कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज में फॉलोइंग प्रोविज़न दिए गए हैं, बताओ इनमें से गांधीयन प्रोविज़न कौन कौन है, तो ये भी गांधीयन हो गया। वो दारू पीने के लिए मना करते थे, हाँ, लिबरल नहीं करते हैं भाई। नेक्स्ट वो बोलते हैं अ ड्रंकर्ड मैन इन अ गटर इज़ वेयर ही ऑट टू बी, है ना। तो ये किसी का फेमस कोट था, मैं नाम भूल गया उस इनफेमस आदमी का, बट ही वॉज वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट कि दारू पिया हुआ आदमी अगर नाली में गिरा हुआ है तो वो वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। दिस इज़ लिबरल परसेप्शन। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसकी भी बात की गई है। इसमें क्या ही आगे मैं पढ़ूँ, क्या ही पढ़ूँ। वो बोले कि एग्रीकल्चर को मॉडर्न लाइन पे, एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइन पे आप ऑर्गेनाइज करो। लेकिन इसमें भी एक गांधीयन प्रिंसिपल है, वो ये कि काउ स्लॉटर को, है ना, काउ स्लॉटर को आप बैन करो, है ना, इस चीज़ को, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, इस चीज़ को आप बैन करो। क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो गांधीयन फिलॉसफी। देन वो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों के, है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो ये चीज़ भी जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट से लाई गई। अभी हम रिवाइज करेंगे फिर से कि कहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ऐड हुआ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये भी लाया गया, क्योंकि सिमिलर प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा कि ये सिमिलर प्रोविज़न फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। क्लियर। और उसी एक्ट से ये लाया गया है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 49 कि मॉन्यूमेंट, है ना, और प्लेसेस जो नेशनल इंपॉर्टेंस के है ना, उन सब चीज़ों की डिस्ट्रक्शन वगैरह को रोकने के लिए, रिमूवल, है ना, इन सब चीज़ों के लिए और आर्टिस्टिक वैल्यू को प्रमोट करने के लिए आप कानून बनाएं। ये भी इसमें प्रोविज़न किया गया है ना, इनके प्रोटेक्शन के लिए। सिमिलर प्रोविज़न देखिए कल्चरल प्रोटेक्शन का प्रोविज़न हम आगे पढ़ेंगे, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। यहाँ देखना अभी कहीं, है ना, गार्जियन, ये देखो रिच हेरिटेज एंड कॉम्पोजिट कल्चर, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का प्रोविज़न फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है। देखो सवाल उन्होंने यहाँ से इन दो आर्टिकल से बहुत पूछे हुए हैं, ध्यान में रखना है। ये मैं भी कल कंफ्यूज कर गया था, मैंने कंफ्यूज तो क्या, वो तो मेरे तो पढ़ाते पढ़ाते 50 का कुछ निकल जाता है। पिछले साइंस एंड टेक वाले एक सेशन में बारनेज का बार स्टार बना दिया, बार स्टार का बारनेज बना दिया, वो उस टाइम पे निकल जाता है। तो कल भी ये 50 का 51 बना दिया, 51 का 50 बना दिया, उसमें एक बार में निकल गया। अब भाई फिर एक्सप्लेनेशन डालनी पड़ती है कि नहीं ये गड़बड़ है। तो आर्टिकल 50 कह रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगर वो बोले कि दिस हैज़ बीन एंजॉइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, तो वो है आपका डीपीएसपी। क्लियर। आर्टिकल 51 कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी में दिया गया है, ये चीज़ आप भाई ये आप, हाँ, तब भी लिख सकते हैं जब आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे कमेंट्री लिखनी हो मेंस में, जब आपको जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे, है ना, एनजैक पे कोई आंसर लिखना हो, उसके इंट्रो में आप ये लिख सकते हैं। समझ लो बात को। या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी टसल पे कोई भी आपके सवाल आए, है ना, या आपको अगर बोले कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट वीकन हो रहा है,
उस पे सवाल आए, आप इसका रेफरेंस वहाँ पे दे सकते हो। तो ये चीज़ें कहीं भी यूज़ हो सकती है बाद में, समझ रहे हो, उस हिसाब से जब आपने मेंस का देखना हो। अगली बात, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये प्रोविज़न भी देखो, सिंपल क्वेश्चन आपसे प्री में तो सिंपल इतना पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, इसके अंदर क्या है वो नहीं पूछा हुआ है, समझ रहे हो। इतना ध्यान रखना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात डीपीएसपी में हुई है, नाम से भी पता चलता है कि कौन करेगा प्रमोट, स्टेट करेगा भाई। फंडामेंटल राइट में थोड़ी ना होगा ये, फंडामेंटल राइट तो इंडिविजुअल के है, ये डायरेक्टिव स्टेट को मिला है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस। यहाँ से भी वो सवाल पूछेगा कि ये प्रोविज़न कहाँ पे है, इसके बजाय ये भी पूछ लेगा ये प्रोविज़न कहाँ है कि ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। अगर वो बोले कि स्पिरिट, देखो अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन वो बनाएगा। अगर वो बोले कि नंबर 1, द स्पिरिट ऑफ गुजराल डॉक्ट्राइन कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर वो ऐसे पूछे, या फिर अगर वो ऐसे पूछे कि द स्पिरिट ऑफ पंचशील डॉक्ट्राइन, पंचशील जो प्रिंसिपल है ना, हाँ, जो नेहरू और चाउ एन लाई वाला जो प्रिंसिपल है 1954 इंडिया चाइना एग्रीमेंट, पंचशील प्रिंसिपल। तो वो जो पंचशील प्रिंसिपल है उसके 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 बीज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये सब प्रिंसिपल वहीं पे है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू द सोवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन द सोवरेन टेरिटरी, है ना, अबाइडिंग द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ये सब चीज़ें भी यहाँ लिखी गई है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। भाई अच्छा सवाल ये पूछेगा कि आर्टिकल 51 में इनमें से क्या क्या चीज़ें लिस्ट की गई है। तो ये 4 चीज़ें ध्यान में रखना। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का भी इसमें प्रोविज़न दिया गया है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज़ ए प्रोसेस जिसमें दोनों पार्टियों को बैठाया जाएगा, एक बीच में आर्बिट्रेटर होगा, वो दोनों पार्टियां एग्री करेगी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, फिर एग्रीमेंट साइन होगा इसकी प्रेजेंस में, ही वुड बी द गारंटर, और दोनों पार्टियां इससे डिविएट नहीं हो सकती है नॉर्मली। आर्बिट्रेशन इसे हम कहते हैं। कंसिलिएशन समझौता होता है, कंसिलिएशन से आप डिविएट कर भी सकते हैं। आर्बिट्रेशन इज लीगली एनफोर्सेबल समझौता। बट फिर ऐसा होता है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वाले जितने भी सेंटर होते हैं उनको डोमेस्टिक लॉ में चैलेंज कर ही दिया जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक लॉ तो अलग चलता है। अदरवाइज लीगल पैरेलेंस में आर्बिट्रेशन का जो मतलब होता है, आर्बिट्रेशन बिकम्स फाइनल वर्डिक्ट एक्चुअली, क्योंकि वो उस टाइम पे जब ये समझौता साइन हुआ तो इन दोनों ने किसी तीसरे लीगल आर्बिट्रेटर के प्रेजेंस में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, समझ रहे हो। तो आर्बिट्रेशन इज हाईएस्ट काइंड ऑफ कॉन्सिलिएशन, लीगली एनफोर्सेबल कॉन्सिलिएशन यूजुअली। बट क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ डिफरेंट है ना चीज़ों को लेते हैं, इसीलिए इंडिया में भी जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है रिसेंटली वो अमेंड भी हुआ था, उसके तहत आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रल जो अवार्ड्स हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज इन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल, समझ रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान में रखना है, ये चारों चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑनरेबल रिलेशंस, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस और आर्बिट्रेशन, ठीक है। ये चारों चीज़ें जो है ये प्रोवाइड की गई है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए तो बाकी चीज़ें बढ़िया हो जाएगी, है ना। हाँ, अब थोड़ा रिवाइज करते हैं उन सारे उनको जो हमने पढ़े कि बाद में ऐड किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा 44 से एक चीज़ ऐड की गई, वो क्या? आर्टिकल 38, उसमें भी सबसेक्शन 2 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या उसमें लिखा गया है कि भैया आपको क्या उसे अरे मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी वाला प्रोविज़न इसमें किया गया है, ठीक है। फिर हम आते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या क्या चेंजेस किए गए। आर्टिकल 39 सबसेक्शन एफ में चेंज किया गया कि बच्चे, है ना, बच्चों की अच्छी परवरिश करो, सीधी बात। आर्टिकल 39A कैपिटल ए, ये अलग से सेक्शन माना जाता है, ये तो सब सेक्शन होता है, जब कैपिटल लेटर आए तो वो अलग से सेक्शन होता है, समझ रहे हो। ये स्मॉल लेटर वाला सब सेक्शन होता है, ये अलग से सेक्शन कंसिडर होता है, ये है लीगल चेंज इसमें। आर्टिकल 39A ये नालसा की बात कर रहा है, नालसा की स्टोरी हमने जानी। और क्या देखा हमने जो बाद में ऐड किया गया 42nd से, 42nd से हमने देखा कि 42nd का ही जो ए पार्ट है ना, सॉरी 43A ये ऐड किया गया, जिसमें ये बात लिखी गई कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर हैं, इनका पार्टिसिपेशन आप जो है इंश्योर करो, किस चीज़ में?
इंडस्ट्रीज़ के फंक्शन में। फिर हमने देखा था 42nd से एक और चीज़ ऐड करी गई थी, वो चीज़ थी आपके इसके क्या कहते राइट, रिगार्डिंग योर पब्लिक हेल्थ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, नो यस हाँ, ये DPSP इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यस यार, ये एनवायरनमेंट कैसे भूल सकते हैं हम, एनवायरनमेंट, ठीक है, ओके। फिर हमने देखा था कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एक चीज़ ऐड करी गई थी। वो क्या चीज़ ऐड की गई थी कि बिलो द एज ऑफ 6 ईयर के बच्चे, उनके प्राइमरी एजुकेशन का आप ख्याल रखो। फिर हमने देखा था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक चीज़ ऐड करी थी, वो 43B ऐड किया गया था, वो कोऑपरेटिव की बात कर रहा है, ठीक है, कोऑपरेटिव की बात कर रहा है। बाकी तो बस ये मतलब छोटे मोटे बच्ची चीज़ें हैं, बस इसके साथ अपना DPSP कंप्लीट होता है। कल 15 मिनट में अपन ये कंप्लीट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, और इसके बाद भाई, इसके बाद तो मज़े मज़े है। ये जो चीज़ है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे उसके साथ साथ कंपैरेटिव मैनर में हम गवर्नर भी पढ़ेंगे, ऐसे चलेगा ये, मतलब एक तरफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे दूसरी तरफ गवर्नर, क्योंकि सिमिलर प्रोविज़न है। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, चलो वो तो हो गया, उसके बाद यूनियन पार्लियामेंट पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली, उसी के साथ साथ स्टेट की पार्लियामेंट भी हम पढ़ेंगे। तो मतलब नेक्स्ट 6-7 सेशंस में लगभग आधी पॉलिटी, लगभग आधी तो क्या मतलब आप मान सकते हैं 70% ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पॉलिटी, क्योंकि मैं उन जो बॉडीज़ वाला पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या अदर थिंग्स, उनको उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ जितना कि स्केड्यूल्स को मानता हूँ। फॉर एग्जांपल वो आपके 5th शेड्यूल से सवाल पूछ रहे हैं, 6th शेड्यूल से बार बार सवाल पूछ रहे हैं, तो उन पे फोकस करेंगे। और उसके बाद जैसे ही 5-6 सेशन हो गए आपके, तो इनफैक्ट ये तो कोशिश मैं उस टाइम ही बाद में ही करूँगा, पूरे लॉज को एक बार स्टडी करने के बाद। मे बी फर्स्ट, देखो अप्रैल तो ख़त्म होगा, हाँ 1 मई के बाद लगभग 3 सेशन आएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लॉज, खास तौर पे जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, बाकी एनवायरमेंटल लॉज वगैरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है ना, और कुछ बाकी लॉज तो हमने फंडामेंटल राइट्स में इतने देख लिया ना, इतने देख लिया। बस यस, एक चीज़ आता है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ DPSP, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुए हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज SP केस, शंकर है ना, शंकरी प्रसाद केस 1951। इस केस में एज है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ दिया हुआ है शंकरी प्रसाद केस को फंडामेंटल राइट्स में, हमने देखा था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है DPSPs आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स, सो दे आर सबऑर्डिनेट प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर। तो फंडामेंटल राइट को है ना, और दूसरी बात उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कैन इवन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थी उसकी ऑब्जर्वेशन। फिर आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में हमने देखा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3rd पार्ट हैं फंडामेंटल राइट्स, इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि दे आर नॉट अमेंडेबल बाय द पार्लियामेंट। समझ रहे हो, पार्लियामेंट के पास इसकी अमेंडिंग पावर्स नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसे लॉ कंसिडर किया गया अंडर आर्टिकल 13। अब ये आर्टिकल 13 वाला क्या चक्कर है, इसको जानने के लिए फंडामेंटल राइट वाला सेशन एक बार देखो, आपको कभी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद गुरु आता है आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं फंडामेंटल वाले पार्ट में, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 13 को अमेंड किया गया, आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया। दोनों में एक बात ऐड करी गई कि पार्लियामेंट के पास अनब्रिडल्ड पावर होगी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 में ये लिखा गया। आर्टिकल 368 में एक बात और लिखी गई कि जब पार्लियामेंट ऐसा अमेंडमेंट पास करे तो प्रेसिडेंट उसे रिटर्न नहीं कर सकता है, उसे उस पर साइन करना ही पड़ेगा। समझ गए? तो 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए आर्टिकल 368 में बाय 24th अमेंडमेंट। आर्टिकल 13 में ये चेंज किया गया कि अगर हमने है ना, अगर हमने कोई अमेंडमेंट पास किया है अंडर आर्टिकल 368, तो वो अमेंडमेंट लॉ कंसीडर नहीं होगा अंडर आर्टिकल 13, हेंस नॉट चैलेंजेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इससे पार्लियामेंट के पास बहुत तगड़ी पावर आ गई, लेकिन है ना, लेकिन इस पावर को फिर बाद में लिमिट कर दिया गया केशवानंदा भारती जजमेंट में। KS भारती जजमेंट में ये बात कही गई कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की पावर है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, इसे हम मानते हैं। और आर्टिकल 13 में भी जो बात लिखी गई है कि सच अमेंडमेंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13, हेंस
एनी, है ना, एनी सच अमेंडमेंट टेकिंग अवे द फंडामेंटल राइट्स दे विल नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड। तो ये भी हमने मान ली, केशवानंद भारती जजमेंट में ये बोल दिया। बट हम उसको नलिफाई कर सकते हैं ऑन वन ग्राउंड, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उस ग्राउंड पे जरूरी नहीं है कि वो चैलेंज हो जाए, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो वायलेट कर रहा है कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हुई 24th अमेंडमेंट की कहानी। 25th अमेंडमेंट से फिर एक बात और लाई गई, वो ये लाई गई कि अगर अगर स्टेट आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, जो कि नॉर्मली बात कर रहा है आपके कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, जस्टिस को प्रमोट करने की बात कर रहा है, हमने ऊपर पढ़ा। तो अगर इन दो आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ लाता है, तो वो इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, और उस टाइम क्योंकि आर्टिकल 31 भी था, इन ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इन आर्टिकल को वो वायलेट कर रहा है। दैट मीन्स ये दो डीपीएसपी को सुपीरियर बनाया गया इन 3 फंडामेंटल राइट्स के। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात इससे ये ऐड की गई कि अगर कोई ऐसा लॉ लाया जा रहा है जो कि इन फंडामेंटल इन इन डीपीएसपीज को फुलफिल करने के लिए लाया गया हो, मतलब इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए एक तरीके से अगर कोई लॉ लाया गया हो, जस्टिस लाने के लिए कोई लॉ लाया गया हो, तो उसे इवन इवन जुडिशरी में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड कि ये आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट कर रहे हैं। तो केशवानंदा भारती जजमेंट केस में इस पहले प्रोविजन को तो अपहोल्ड किया गया कि ठीक है, हम सुपीरियरिटी देते हैं आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को, ताकि आप इन इक्वलिटी ला सको। बट ये जो दूसरा वाला प्रोविजन है कि इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, नो, ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज चैलेंजेबल, है ना। सो ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ भी वहाँ पे लाई गई। फिर आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से सारे डीपीएसपी को इम्यून बना दिया गया अगर वो आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट करते हो तो। ठीक है, सारे डीपीएसपीज को इम्यून बनाया गया अगेंस्ट सच वायलेशन, सारे डीपीएसपीज को। स्टेटमेंट वो क्या बनाएगा, ऑल डीपीएसपीज वर मेड इम्यून और सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, नो, सारे फंडामेंटल राइट्स के सुपीरियर नहीं थे वो, सिर्फ 3 फंडामेंटल राइट्स के सुपीरियर सारे डीपीएसपीज को बना दिया गया। ये एक, है ना, एक लैंडमार्क शिफ्ट था, चेंज था। लेकिन फिर बाद में इसी प्रोविज़न को मिनर्वा मिल्स केस में कुछ इस तरीके से बताया गया, है ना, अ डॉक्ट्राइन वॉज इवॉल्व, डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, HC। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का डॉक्ट्राइन कहता है कि अगर दो लॉ है, लॉ ए और लॉ बी, है ना, और हम इन्हें कुछ ऐसे इंटरप्रेट करें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हारमनी में रहें, मतलब लॉ ए भी एप्लीकेबल रहे, लॉ बी भी एप्लीकेबल रहे, एक दूसरे के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप इनके रहे। इसीलिए बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर नॉट एंटीथेटिकल टू ईच अदर्स, दे शुड लिव इन एन हारमोनियस मैनर इन आर लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस। दिस इज द केस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ये क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, डीपीएसपी। क्लियर? आई होप ये सेशन प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल आपको लग रहे होंगे। हाँ, कर लग रहे हैं तो भाई civilspot.in, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाना आपको समझ आता है तो civilspot.in ये मेरा ही चैनल है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। आप जा करके वहाँ पे पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। ये फ्री सेशन है, ये पूरी फ्री सीरीज़ है पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आप प्लेलिस्ट को, है ना, लाइक करके रखिए, वहाँ पे डेली आकर के ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। अगला सेशन भी हम ऐसे ही लेंगे विदाउट एनी पीपीटी, क्योंकि जो ये है, ये 15 मिनट का सेशन आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, अच्छा आएगा क्योंकि कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। उसके बाद तो बस मज़े 5-6 सेशन उसके बाद और अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को बार बार देखिए। आई होप मैं आपकी, है ना, जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें उस स्तर पे कवर कर पा रहा हूँ। आप बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, अपनी फीडबैक देते रहिए। आई ऑलवेज लव रीडिंग एंड, हाँ ठीक है, एंड हैविंग योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव। योर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में।